हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की जो मैं ये कहानी लेकर आई हूँ, यह पंजाब के रूपनगर ज़िले के आनंदपुर साहिब की है। रूपनगर ज़िले में एक नेहा नाम की लड़की रहती थी, बहुत ज़्यादा चंचल, खुशनुमा, सारे दिन हँसती-हँसाती, परिवार में खुशियाँ बखेर कर रखती थी। अगर वो घर में ना हो, तो पूरे घर में अशांति-सी फैल जाती थी और लगता था कि नेहा कहाँ चली गई है। एक दिन ऐसा होता है कि उसकी जो एक फ्रेंड होती है वो सिख धर्म को मानती है, तो नेहा को ये लगता है कि मैं भी सिख धर्म अपनाऊं। परिवार खुले विचारों का था, किसी बात पर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है, तो वो सिख धर्म की तरफ आकर्षित हो जाती है और वो नेहा को परिवार वाले रोक नहीं पाते। गुरुद्वारे में जाना, पूजा करना और वहाँ के लोगों से मिलना, बातें करना, ये नेहा की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चल रहा था। परिवार ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, कहा कि ये भी हिंदुओं से निकला हुआ ही धर्म है और हिंदू धर्म में ही आता है, पंजाबी भी। 23 साल की उम्र में, लगभग जब 23 साल की नेहा हो जाती है, तो परिवार वाले उसके लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। और जब वो लड़का देखना शुरू करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश का एक लड़का होता है संजीव, जो फ़ौज में भर्ती होता है और सेना में एक ऑफ़िसर के पद पर था। और नेहा के परिवार ने उससे संपर्क किया और संपर्क करने के बाद में दोनों परिवारों के बीच में बातचीत हुई, क्योंकि नेहा दिखने में सुंदर भी थी और सुलझी हुई बहुत अच्छी लड़की थी। तो परिवारों में दोनों में बात होती है, बात होने के बाद में वो सब आपस में मिलकर शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की, ना ही कोई लड़की करती है, कि शादी के बाद में उसका जीवन किस तरह से बदल जाता है। और जो एक लड़की पूरे परिवार की आंखों का तारा होती है, ससुराल में जाने के बाद ये पता नहीं होता कि वो उसको किस-किस नामों से जाना जाता है, किस-किस नामों से उसको बुलाया जाता है। तो इसी नेहा बहुत खुश थी, शादी के सपने सँजो रही थी, आने वाले भविष्य की अपने सोच रही थी कि मेरा जीवन कैसा होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा, आने वाले परिवार में मुझे कैसे जाके एडजस्ट करना है। क्योंकि जब किसी भी लड़की की शादी होती है, तो वो 1000 सपने लेकर अपने ससुराल जाती है। किसी के सपने पूरे होते हैं और किसी के सपने अधूरे ही रह जाते हैं। उसकी शादी हो जाती है, शादी परिवार वाले काफ़ी पैसा खर्च करके, जितनी उनकी औकात होती है, वो काफ़ी पैसा खर्च करके उस लड़की को अपनी को विदा कर देते हैं। और विदा करने के बाद में वो ससुराल पहुंच जाती है और वहां जाने के बाद में उसकी नवंबर 2024 में शादी हो जाती है। उसका एक हफ्ता बहुत अच्छा बीतता है। फिर ससुराल में उससे ज़रूरत से ज़्यादा काम करवाया जाता है। एक हफ्ता बीतने के बाद में सुबह से शाम उसको काम करते करते कब हो जाती है, ये नेहा को पता भी नहीं चलता। एक काम अगर उसका ख़त्म होता है, तो सास दूसरा काम उसको पहले से ही तैयार रखती है। वो अपने हिसाब से ना सो पाती है और ना ही वो खा पाती है। तो जब फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो जब उसकी मम्मी का फ़ोन आता है, तो वो अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी, मेरे से बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है और मेरी इतनी कैपेसिटी भी नहीं है, पूरे-पूरे दिन मुझे खड़ा रखा जाता है और मैं बहुत थक जाती हूँ। तो जो एक अच्छी माँ होती है, वो हमेशा अपनी बेटी से यही कहती है कि बेटा, दूसरी जगह तुम गई हो, तुम्हें एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। एक अच्छी माँ की तरह उसकी माँ भी अपनी बेटी से यही कहती है कि बेटा, नई-नई ससुराल है, नई-नई बात है, कोई बात नहीं, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान ना हो। ऐसा वो अपनी बेटी को समझाती है। तो नेहा फिर कुछ नहीं कहती और उसके बाद फिर महीने 10 दिन में वो फिर से फ़ोन करती है और कहती है कि माँ, मेरे साथ में बहुत बुरा हो रहा है और मैं सारे दिन खड़ी रहती हूँ, सारे दिन काम करती हूँ और जो संजीव हैं, वो अगर रात को 2 बजे आते हैं, तो 2 बजे ही खाना बनवाते हैं, 3 बजे आते हैं, तो रात को 3 बजे ही गरम-गरम खाना बनवाते हैं। तो माँ फिर से अपनी बेटी से यही बात कहती है, बेटा, ससुराल है, एडजस्ट तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। हमने अपनी औकात से ज़्यादा तुम्हारी शादी में पैसा लगाया है और अगर तुम भी वहाँ नहीं रहोगी, तो हम कैसे करेंगे? बेटी मायूस हो जाती है और अपनी माँ से शिकायतें करना भी बंद कर देती है। उसे लगता है कि अब माँ भी मेरी नहीं सुनेगी, क्योंकि एक बेटी के जीवन में जो अपने ससुराल से जुड़ी हुई बातें बता पाती है लड़की खुलकर, या तो अपनी बहन को या अपनी माँ को ही बता पाती है। तो माँ माँ से जब वो 3 से 4 बार 6 बार ये सब बातें करती है और माँ हर बार उसे यही हिदायत दे देती है कि बेटा, ससुराल है, एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो उसे लगता है कि शायद अब यही मेरा जीवन है और मुझे ये दिन में खड़ा करें या रात में, मुझे काम इनके हिसाब से ही करना पड़ेगा। वो दिन रात अपने आप से कोई शिकायत नहीं करती और एक मशीन की तरह
काम करती रहती है, काम करती रहती है। दिन और रात बीतते चले जाते हैं, उसे नहीं पता चल जाता कि कब दिन निकला है और कब रात हो गई। और जो उसकी सास थी उसे बिल्कुल भी चैन नहीं लेने देती थी, सारे दिन और रात वो काम करती। जब उसका पति आता तो उसे लगता कि शायद मैं इनसे कहूँगी तो ये मेरी बात को सुनेंगे। क्योंकि पति फ़ौज में था, कुछ दिन बाद चला गया था, तो उसने संजीव से फ़ोन किया और कहने लगी कि मम्मी मुझसे दिन-रात काम कराती हैं और मैं बहुत बुरी तरह थक जाती हूँ और मुझे नहीं पता, एक काम ख़त्म नहीं होता, दूसरा काम बता देती हैं, आप उन्हें समझाओ ना। तो वो अपने पति से ये उम्मीद रखती है, लेकिन उसका पति उससे कहता है कि एक तो तू कोई ना गाड़ी लेकर आई है, ना तेरे पिता ने कैश दिया है और अब तू काम भी नहीं करेगी, तो मैं तेरा क्या करूँगा? उस लड़की के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, जिससे वो उम्मीद करके बैठी थी कि मेरा पति मेरा साथ देगा, वो भी अपने माता-पिता का ही साथ देता है। तो सास भी ताने देने लगती है कि तुम्हारे पिता ने दहेज नहीं दिया, मेरा बेटा फ़ौज में था, मेरे बेटे के 10 लाख के 20 लाख के रिश्ते आ रहे थे, लेकिन तुम्हारे पापा ने ऐसे ही एक लड़की देकर टरका दिया। लेकिन पैसा अगर मिलता और बहू चाहे कितने ही जुल्म सास-ससुर पर करे तो चलता है। अगर लड़की अच्छी मिल जाए और वो पूरी सेवा शिद्दत के साथ करे तो वो किसी को नहीं चलती, क्योंकि वो पैसा ही सबको चाहिए होता है। बार-बार जो भी उसके उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आती, अब उसने माँ से भी शिकायत करना बंद कर दिया था और पति से भी शिकायत करना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि सास-ससुर उस पर हाथ भी उठाने लगे थे और जब-जब उसका पति आता था, वो भी उसके साथ में मारपीट करता था। अगर वो सो गई है और वो 2 बजे बाहर से घूम कर भी आ रहा है, तो उसे खाना बनाने के लिए कहता, अगर वो सही हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। 19 अप्रैल 2025 की रात को नेहा के पिता के पास में कॉल जाती है। कॉल ना तो उसकी सास की होती है, ना ही उसकी पति की होती है। कॉल होती है एक पड़ोसी की। तो वो कहते हैं कि नेहा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और आप जितना जल्दी हो सके आ जाइए। तो वो कहते हैं कि आप कौन हैं और आप मेरी बेटी के बारे में क्यों बता रहे हैं? तो वो कहते हैं कि मैं उनका पड़ोसी बोल रहा हूँ। जब पिता ज़्यादा उन पे प्रेशर बनाते हैं तो वो कहते हैं, आपकी बेटी इस दुनिया में अब नहीं रही है। माता-पिता वहाँ से रोते तड़पते भागते हुए आते हैं और आने के बाद में वो देखते हैं कि उनकी बेटी इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं थी, क्योंकि ना तो उसे प्रॉपर खाना मिल रहा था और उसे मार-पीट ही मिल रही थी। आने के बाद में फिर वो पुलिस थाने में जाते हैं, रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और उन तीनों को खिलाफ़ एफआईआर दर्ज करा देते हैं। कराने के बाद में उन्हें लड़की को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सामने ये आता है कि लड़की को भरपेट खाना भी नहीं मिल रहा था और उसके शरीर पर भी जख्म पाए जाते हैं और उसकी गर्दन दबाकर वो लोग हत्या कर देते हैं और उसे पंखे पर लटकाकर सुसाइड दिखा देते हैं। तो वो कहते हैं कि हमें नहीं पता था, ऐसा इसने कई बार किया है, क्योंकि आपकी बेटी मानसिक रूप से परेशान थी। उसने ऐसा कई बार किया और हमने तो उसे कई बार बचाया है। बताया तो हमने आपको इसलिए नहीं था कि आप भी परेशान हो जाएँगे, हम तो परेशान ही हैं। पिता पर इस तरह के मतलब बेटी पर आरोप लगाते हुए वो माता-पिता को ये सब बताते हैं, लेकिन उनके गले से कोई बात नहीं उतरती। अगर नेहा की मृत्यु नहीं होती, अगर समय रहते उसकी माँ अपनी बेटी को समझने की कोशिश करती। अगर माँ ही अपनी बेटी के दुःख दर्द को नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? अगर माँ ने उसकी बात को सुनकर, समझकर उसे अपने घर बुलाकर तसल्ली से उसे पूछ लिया होता, तो शायद ऐसा नहीं होता। कहीं न कहीं ये भी हो सकता है कि नेहा ने जो सिख धर्म की तरफ जो अपना कदम उठा लिया था, माता-पिता इस बात से नाराज़ थे, लेकिन शादी तो उसने अपनी कास्ट में ही की थी। उन्हें लगता था कि कहीं ऐसा नहीं है कि वहाँ पर भी वो अपनी मनमानी चलाती हो। और नेहा की माँ और पिता उसकी बातों को नहीं सुनते और लगभग 1.5 से 2 साल के बीच में ही नेहा की मृत्यु हो जाती है। और इस तरह से एक बेटी और अम, राक्षस ससुराल की तरफ से विदा हो जाती है। तो इस कहानी को सुनाकर मैं किसी को परेशान करना नहीं चाहती हूँ। सिर्फ़ मेरा उद्देश्य ये है कि आप कहानी को सुनकर सतर्क रहिए। बेटियाँ चाहे कहीं भी हैं, कैसी भी हालत में हैं, अगर वो आपसे कुछ शेयर करना चाहती हैं, पहले तो रिश्ते में इतनी अच्छी बाउंडिंग बनाइए कि बेटियाँ कुछ छुपा ही ना पाएँ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी बात को ज़रूर सुनें और ऐसा भी नहीं है कि बेटी का घर तोड़ने के का कारण भी माता-पिता बन जाएँ। कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।